हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पाठशाला बाय जूही। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन, एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, इकोलॉजिकल हायरार्की और ऑर्गेनिज्म लेवल के बारे में डिस्कस किया था। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम इकोलॉजिकल हायरार्की में एक लेवल हायर मूव करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पीशीज क्या होती है, उसके बाद पॉपुलेशन क्या होती है, और फिर हम कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट और इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। लेक्चर के एंड में बच्चों हम लेक इकोसिस्टम में डिफरेंट जोन्स को भी देखेंगे। ये लेक्चर क्लास 12 एनसीईआरटी के साथ साथ नीट प्रिपरेशन के लिए भी यूजफुल रहेगा। तो बच्चों, लेक्चर के एंड तक मेरे साथ बनिए रहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इकोलॉजी क्या होती है। तो बच्चों, इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के आसपास के इंटरेक्शन और ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था कि इन्वायरमेंट के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंजाई, और एबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी और पीएच। हमने इकोलॉजिकल हायरार्की को भी समझा था। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक लेवल क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म का मतलब एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग, फॉर एग्जांपल एक डियर, एक टाइगर, एक मैंगो, एक ट्री या एक बैक्टीरिया। लेकिन बच्चों, इकोलॉजी सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तक लिमिटेड नहीं होती है। एक ऑर्गेनिज्म के बाद बच्चों जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है स्पीशीज। क्या होता है? स्पीशीज। स्पीशीज के बाद आता है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बाद आता है क्या? कम्युनिटी। क्या आता है? कम्युनिटी। इस सीक्वेंस को बच्चों आप लोगों को याद रखना है, ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। ठीक है। आज हम इसी हायरार्की में ऑर्गेनिज्म के आगे मूव करेंगे, और सबसे पहले हम लोग स्पीशीज को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम लोग पॉपुलेशन समझेंगे, और फिर हम लोग कम्युनिटी के बारे में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। तो बच्चों, स्पीशीज को डिफाइन करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन सोचते हैं। वो क्या क्वेश्चन है हमारा? ये क्वेश्चन है बच्चों कि स्क्रीन पर आप लोग जो है क्या देख रहे हैं? दो टाइगर देख रहे हैं। ठीक है। क्या देख रहे हैं? दो टाइगर देख रहे हैं, एक ये टाइगर, एक ये टाइगर। तो बच्चों, दोनों टाइगर जो हैं अपीयरेंस में एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है। इनका जो बॉडी साइज है और ये स्ट्राइप का पैटर्न होता है ना, या ब्लैक एंड ब्लैक वाली स्ट्राइप्स अपन को दिखती है, इनका पैटर्न, एज या कलर इंटेंसिटी में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। फिर भी हम दोनों टाइगर को स्पीशीज का मेंबर कहते हैं, है ना। फिर भी हम टाइगर को जो है, दोनों ही टाइगर को एक ही स्पीशीज का मेंबर कहते हैं। अब चलिए हम लोग इस वाले टाइगर को और इस वाले लॉयन को देखते हैं। टाइगर और लॉयन दोनों ही कैट फैमिली के मेंबर हैं, दोनों कार्निवोरस हैं, दोनों के शार्प कैनाइन टीथ हैं, और दोनों का जो बच्चों जनरल बॉडी प्लान है ना, वो भी काफी सिमिलर है। फिर भी बच्चों, टाइगर और लॉयन को एक ही स्पीशीज में इंक्लूड नहीं किया जाता है। कितनी अजीब बात है ना, कि ये दोनों में भी बस ये थोड़े देखने में आइडेंटिकल नहीं थे, कुछ डिफरेंसेस थे इनमें, लेकिन फिर भी ये सेम स्पीशीज है। इनमें भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, लेकिन फिर भी इनको सिमिलैरिटीज नहीं, इनको फिर भी हम लोग सेम स्पीशीज से नहीं कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों ये डॉग की और वुल्फ की। ये दोनों भी काफी सिमिलर दिखते हैं, दिख ही रहे हैं हम लोगों को, है ना। लेकिन बच्चों, इनके क्लासिफिकेशन में उनको उनके टेक्सोनॉमिक रिलेशनशिप को स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टडी किया जाता है। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ऑर्गेनिज्म के सेम स्पीशीज में बिलोंग करने का एक्चुअल क्राइटेरिया क्या है? क्या सिर्फ सिमिलर अपीयरेंस होना इनफ है? आप लोग बताओ, क्या सिर्फ सिमिलर अपीयरेंस होना इनफ है? अगर ऐसा होता तो ये डॉग और वुल्फ भी तो सेम स्पीशीज से होते। तो आंसर क्या है बच्चों? नहीं। दो ऑर्गेनिज्म का सिर्फ सिमिलर दिखना उनके सेम स्पीशीज होने का प्रूफ नहीं है। नहीं है, है ना। क्योंकि आप लोगों को ही बस समझ में आएगी, हम दोनों टाइगर को कह रहे हैं लेकिन डॉग और वुल्फ को नहीं कह रहे हैं, है ना। स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक सिमिलैरिटी और स्पेशली रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी को कंसिडर किया जाता है। अब बच्चों, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्पीशीज की प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, यहाँ पे अब हम लोग स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज जो होती है क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होती है। किसकी? क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग
A species is a group of organism that can naturally interbreed. शब्दों पर बहुत ध्यान देना है. Naturally interbreed with one another and produce fertile offspring. कैसे offspring? Fertile offspring. इस डेफिनेशन में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने अभी भी बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बोले. तो बच्चों पहला वर्ड क्या है? वो है हमारा जो नेचुरली इंटरब्रीड करें. क्या? नेचुरली इंटरब्रीड. इसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स नेचुरल कंडीशन में आसपास आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें, है ना. नेचुरल कंडीशन में आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें. और बच्चों दूसरा पॉइंट है क्या? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो ऑफस्प्रिंग होता है जो मेच्योर होने के बाद खुद भी रिप्रोड्यूस कर सके. ठीक है. अब बच्चों स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉमनली 4 मेजर क्राइटेरिया कंसिडर करते हैं. सबसे पहला क्या क्राइटेरिया है बच्चों? सिमिलर स्ट्रक्चर. मतलब स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में जनरली सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ? मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और अपीयरेंस होती है. मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर का स्ट्रक्चर यानी कि या अपीयरेंस कह लो. और एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल सेम स्पीशीज का डियर का जनरल बॉडी प्लान, लिम्स, टीथ और इंटरनल ऑर्गन्स का अरेंजमेंट सिमिलर होता है. कैसा होता है बच्चों? सिमिलर होता है. लेकिन बच्चों आपको याद रखना है क्या कि जो सेम स्पीशीज के सभी ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते. क्या? एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं. एज, सेक्स, न्यूट्रिशन और जेनेटिक वेरिएशन की वजह से डिफरेंसेस हो सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट बच्चों क्या क्राइटेरिया है हमारा? सिमिलर फंक्शन. सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फंक्शंस भी ब्रॉडली सिमिलर होते हैं. कैसे सिमिलर होते हैं? जैसे उनका जो डाइजेशन पैटर्न होगा, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसे होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं. इसके अलावा बच्चों उनका कॉमन जीन पूल होगा. जो सेम स्पीशीज के मेंबर होंगे वो एक ही कॉमन जीन पूल को शेयर करते हैं, है ना. जीन पूल का मतलब क्या है? पॉपुलेशन या स्पीशीज में जो प्रेजेंट टोटल जीन्स होते हैं और उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिन्हें अलील्स कहते हैं. ये अभी हम लोग जेनेटिक्स वाले यूनिट में पढ़ेंगे. तो अभी आप लोगों को याद रखना है कि जो जीन्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उन्हें हम लोग अलील्स कहते हैं, है ना. तो अगर कोई स्पीशीज सेम है तो वो एक कॉमन जीन पूल शेयर कर रहे होंगे. मतलब उनके जीन्स और उनके ऑल्टरनेट फॉर्म यानी कि अलील्स जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं. सेम स्पीशीज के मेंबर रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि ये जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं कैसे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ये बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हैं वो नेचुरल कंडीशन में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए बच्चों ये एग्जाम के लिए की लाइन आप लोगों को क्या याद रखनी है? द एबिलिटी टू इंटरब्रीड नेचुरली. क्या? द एबिलिटी टू इंटरब्रीड नेचुरली एंड प्रोड्यूस fertile offspring is an important criteria for defining a biological species. है ना. अब बच्चों यहाँ पे एक ये देखिए ये मैंने लिख दी है डेफिनेशन तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखनी है. यहाँ पे एक साइंटिफिक नोट भी समझिए. ये डेफिनेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे यूजफुल है. किसके लिए? जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, फॉसिल्स और जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन के केस में स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए बच्चों एडिशनल जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं. ठीक है. तो ये बात आप लोगों को इतनी बात क्लियर हुई क्या कि स्पीशीज क्या होती है जो कि नेचुरली इंटरब्रीड करे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे. 4 मेन क्राइटेरिया हैं कि ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करेंगे, है ना. कि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, सिमिलर फंक्शन हो, जीन पूल कॉमन हो उनका और वो कैसे ऑफस्प्रिंग जो है फर्टाइल प्रोड्यूस करे. ठीक है. अच्छा चलिए बच्चों अब जो है अपन स्पीशीज और ब्रीड के डिफरेंस को समझते हैं कि स्पीशीज और ब्रीड में क्या डिफरेंस है. ठीक है. देखते हैं स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर और पग दिख रहे हैं.
तो तीनों की अपीयरेंस में बच्चों बहुत डिफरेंस अपन को दिख रहा है ना, तीनों ही बहुत अलग अलग दिख रहे हैं। जर्मन शेफर्ड कंपैरेटिवली टॉल और एथलेटिक होता है, जबकि लैब्राडोर का जो बॉडी स्ट्रक्चर और कोट डिफरेंट होता है। पग का साइज छोटा, फेस कैसा होता है, फ्लैटेंड, और बॉडी कॉम्पैक्ट होती है। ये वो वाला मोबाइल फोन वाला वोडाफोन वाला डॉग है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, है ना। फिर भी बच्चों ये तीनों डिफरेंट स्पीशीज नहीं है ना। अभी हम लोगों ने बात करी थी स्पीशीज के लिए हमारा जो है सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनका कॉमन जीन पूल, ये सब क्राइटेरिया आते हैं ना। अब तीनों अलग दिख रहे हैं, फिर भी जो है बच्चों ये हमारे डिफरेंट स्पीशीज नहीं, ये डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक डॉग है। ये क्या है बच्चों, ब्रीड है। अब ब्रीड क्या होती है, मैम तो एक पे एक नए टर्म लेकर आती रहती हैं। अब जैसे तैसे स्पीशीज क्लियर हो गया तो मैम अब ब्रीड ले आई, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है, मैम इज हियर, है ना, नॉट टू फियर। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं ब्रीड क्या होती है। ब्रीड बच्चों सेम स्पीशीज के अंदर ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप होता है, किसके अंदर बच्चों, जो सेम स्पीशीज है ना उनके अंदर एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ह्यूमंस ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप की होती हैं। मतलब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जहां जहां ह्यूमन होंगे वहां पे वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो करेंगे, अपन लोग आए गड़बड़ी करने के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया ब्रीड बच्चों हमारा, आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत सिंपल का सा कॉन्सेप्ट है कि ब्रीड जो होता है सेम स्पीशीज के अंदर ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ह्यूमंस ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप की होती हैं, जैसे साइज कर सकते हैं, कलर, उनका बिहेवियर, मिल्क प्रोडक्शन, स्पीड या बॉडी स्ट्रक्चर। डिफरेंट डॉग ब्रीड्स जो होती हैं आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्योंकि वो सेम स्पीशीज में ही ना, तो सेम स्पीशीज तो इंटरब्रीड कर सकती हैं। तो वही बात है कि अलग अलग ब्रीड जो है एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर सकती हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जबकि डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, वो नेचुरली क्या रहती है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहती हैं। इसलिए ये ब्रॉडली सेम स्पीशीज या सेम डोमेस्टिकेटेड लीनिएज के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब डोमेस्टिक डॉग को कॉमनली हम लोग कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस कहा जाता है, जहां इसे ग्रे वोल्फ की डोमेस्टिकेटेड सबस्पीशीज के रूप में रखा जाता है। कुछ टैक्सोनॉमिक रेफरेंसेस में कैनरिस फैमिलीज भी मिल सकती हैं। ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में इतना रखने की जरूरत नहीं, आप लोग को बस इसका नाम याद रखना चाहिए कि क्या होता है, कैनिस ल्यूपिस फैमिलियरिस होता है। ठीक है, चलिए अब इधर अपन लोग राइट साइड पे देखते हैं कि एक हॉर्स का और डंकी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, हॉर्स और डोंकी जो है इन दोनों ने क्या करी, मीटिंग करी, और क्या प्रोड्यूस किया, इन लोगों ने म्यूल प्रोड्यूस किया। लेकिन म्यूल जनरली कैसा होता है बच्चों, स्टराइल होता है। अब स्टराइल का क्या मतलब होता है, स्टराइल का मतलब है कि म्यूल जो होता है नॉर्मली अपना फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में बात करी थी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग के, तो फर्टाइल का मतलब मैंने क्या बताया था कि जब वो मेच्योर होगा तो वो खुद भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और फिर अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन स्टराइल का मतलब कि वो अपने खुद के फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता, इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो इसका मेन कारण क्या है बच्चों की, क्रोमोसोम मिसमैच है। जो हॉर्स है ना उनके बॉडी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 64, जबकि डोंकी में कितने होते हैं, 62 होते हैं। और म्यूल के टोटल कितने होते हैं, 63 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। इसके बाद 64 है, इसके बाद 62 है, इससे 63 मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या है, स्टेराइल है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि गैमीट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होकर आते हैं। ये आप लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए कि म्यूल कैसा होता है, स्टेराइल होता है। तो बच्चों ऑड क्रोमोसोम नंबर की वजह से जो मियोसिस है ना उसमें प्रॉपर होमोलोगस पेयरिंग नहीं हो पाती है, इसलिए नॉर्मल फंक्शनल गैमीट जनरली फॉर्म नहीं होते हैं। इसी वजह से म्यूल कैसा होता है बच्चों, स्टेराइल होता है ना। और जो हॉर्स और डंकी है उन्हें डिफरेंट स्पीशीज माना जाता है ना। क्या होता है कि जो हॉर्स और डंकी है उन्हें जो है डिफरेंट स्पीशीज माना जाता है। और यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, कि जो ब्रीड है वो सेम स्पीशीज के अंदर वेरिएशन को रिप्रेजेंट करती है ना। ब्रीड एक ही स्पीशीज में आप लोगों को वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है, वो कौन है बच्चों, हमारे ब्रीड है, क्या है, ब्रीड है ना।
जबकि डिफरेंट स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। कैसी होती हैं? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब कि उनके बीच सक्सेसफुल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नॉर्मली नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ब्रीड और स्पीशीज का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम स्पीशीज को उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और इकोलॉजिकल रोल के बेसिस पर समझेंगे। ठीक है, इन्हें जो स्पीशीज हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उन्हें। एंडेमिक स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज एंड क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। तो बच्चों, एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो नेचुरली एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहती हैं, यानी वो दुनिया के किसी और रीजन में नेचुरली नहीं मिलती हैं, वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो नीलगिरी तहर होते हैं वो मेनली हम लोगों को वेस्टर्न घाट के स्पेसिफिक माउंटेनियस रीजन में मिलता है। कहाँ पर? वेस्टर्न घाट के माउंटेनियस रीजन में ही मिलता है। ये हम लोगों को नेचुरली और किसी रीजन में नहीं देखने के लिए मिलेगा। बच्चों, इसी तरीके से जो कंगारू हैं वो हम लोगों को नेचुरली ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएटेड है। ऑल्दो कंगारू की मल्टीपल स्पीशीज हैं, बट उनका एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। बच्चों, अगर हम लोग एंडेमिक स्पीशीज कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनका बच्चों जो हैबिटेट है ना वो बहुत लिमिटेड है, और अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो पूरी स्पीशीज ही आप लोग समझ सकते हैं कि एक्सटिंक्शन का उनका रिस्क बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं। कोई भी चीज हम लोगों को पर्टिकुलरली यही मिल रही है, वहां पे कोई आपदा आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां से तो वो पूरी स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी ना, तो उन लोगों को बहुत खतरा बढ़ जाता है। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम लोग इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझें कि अगर कोई स्पीशीज है वो सिर्फ एक आइलैंड पर मिलती है, और अगर उस आइलैंड पर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन या इन्वेसिव स्पीशीज या डिसीज आ जाए, तो इस स्पीशीज के पास माइग्रेट करने के लिए ऑल्टरनेटिव नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा, है ना। तो आई होप आपको ये एंडेमिक स्पीशीज समझ में आ गया होगा कि एंडेमिक स्पीशीज मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रही है। उसके बाद हम लोग करते हैं कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज हमारी वो स्पीशीज होती हैं जिसका इकोसिस्टम या कम्युनिटी पर इफेक्ट उसकी न्यूमेरिकल अबंडेंस के कंपैरिजन में डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज होता है। अगर इसे और सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बच्चों, स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो ये जरूरी नहीं है, उनका लेकिन जो इफेक्ट है अपनी कम्युनिटी पर वो बहुत ज्यादा होता है उनके नंबर के कंपैरिजन में, है ना। उनका जो इकोलॉजिकल रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चों कीस्टोन स्पीशीज को इकोसिस्टम से रिमूव कर दिया जाए तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर में मेजर चेंज आ सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक हमारा जो है टॉप प्रेडेटर हर्बीवोर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर बच्चों हम लोग उस प्रेडेटर को ही रिमूव कर दें तो हर्बीवोर्स रैपिडली इंक्रीज करते हैं। एक्सेस हर्बीवोरी की वजह से वेजिटेशन डिक्लाइन कर सकती है और पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये बच्चों लॉयन का हो गया। अपन लोग को मालूम है कि जब अपन लोग वो पढ़ेंगे, फूड चेन पढ़ेंगे, तो जो टॉप लेवल पर आता है वो क्या आता है? हमारा लॉयन ही आता है। अगर हमने लॉयन को रिमूव कर दिया तो हर्बीवोरस बढ़ जाएंगे। जब हर्बीवोरस बढ़ जाएंगे तो वो पूरे ग्रास वगैरह पे फीड करेंगे, तो पूरा वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों, ये जो हमारे फिग ट्री हैं, ये ड्राई सीजन में फ्रूट प्रोवाइड करते हैं और न्यूमरस बर्ड्स और मैमल्स को सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। इसी तरीके से बच्चों ध्यान रखिए कि आप लोग जो स्पीशीज का कीस्टोन रोल इकोसिस्टम स्पेसिफिक होता है। हर इकोसिस्टम में लॉयन या फिग ट्री ऑटोमेटिकली कीस्टोन स्पीशीज नहीं होती। रोल इकोलॉजिकली कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमने कीस्टोन तो उसकी पूरी कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि इनके पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, लेकिन इनका जो इफेक्ट है कम्युनिटी पर वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कीस्टोन स्पीशीज। चलिए थर्ड है हमारा क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। ये वो स्पीशीज होती हैं जो कम्युनिटी में दूसरी स्पीशीज के सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन या रिसोर्स अवेलेबिलिटी के लिए असेंशियल इकोलॉजिकल लिंक प्रोवाइड करती हैं। जैसे एग्जाम्पल पे देखते हैं हनी बी। हनी बी पॉलिनेशन करती है। पॉलिनेशन के बिना बच्चों बहुत से फ्लावरिंग प्लांट सीड और फ्रूट प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे।
माइकोराइजा फंजाई प्लांट रूट के साथ एसोसिएशन बनाती है और प्लांट को फोस्फोरस और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। बदले में फंजाई क्या करता है बच्चों, प्लांट से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, उसे क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म जो होता है सॉइल को क्या करता है, एरिएट करता है, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करता है। इनके रोल की वजह से बच्चों जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो इसका पूरा हमारा ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि जो अलग अलग स्पीशीज हैं वो अलग अलग रोल परफॉर्म करती हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए उन रोल्स को समझना बहुत जरूरी है। जो हमने समझा कि एंडेमिक स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं, कीस्टोन स्पीशीज कि भले ही उनका नंबर कम हो लेकिन उनका जो कम्युनिटी पे इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है ना। इसी तरीके से क्रिटिकल लिंक स्पीशीज जो दूसरों के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों स्पीशीज के बाद इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेवल क्या है, वो है बच्चों क्या, पॉपुलेशन। क्या है बच्चों, पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन है, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो बच्चों इस डेफिनेशन में जो तीन कंडीशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, कि इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के होने चाहिए, किसके, सेम स्पीशीज। ये बात बहुत याद रखनी है पॉपुलेशन में कि सेम स्पीशीज की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि वो सेम जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होने चाहिए, कहाँ, सेम जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होने चाहिए। और तीसरे कि वो अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पीरियड में प्रेजेंट होने चाहिए। तो तीन क्या क्या कंडीशन हुई बच्चों, पहला सेम एरिया होना चाहिए, सॉरी सेम स्पीशीज होनी चाहिए। दूसरा सेम एरिया यानी कि सेम जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम में होने चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक नेचुरल पार्क में एक जो है एलिफेंट का ग्रुप एक एलिफेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। कि आप लोग देख रहे हैं एक फॉरेस्ट में अगर एक होता ना केवल तो ऑर्गेनिज्म होता, लेकिन बहुत सारे ग्रुप में वो हैं और एक पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर टाइम में रह रहे हैं, तो ये एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉरेस्ट पैच में प्रेजेंट चीतल डियर और एक पॉपुलेशन हो सकता है। एक एग्रीकल्चर फील्ड में एक पर्टिकुलर वैरायटी या स्पीशीज के वीट प्लांट भी पॉपुलेशन का एग्जाम्पल हो सकते हैं कि ये एक ही स्पीशीज के हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में रह रहे हैं। अब पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल होते हैं, जबकि कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन एक एरिया में साथ रहती हैं और इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, कम्युनिटी में अलग अलग स्पीशीज एक समय पर इंटरेक्ट करती हैं, जबकि पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज एक ही जगह पर एक ही समय पर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पॉन्ड में सिर्फ फ्रॉग्स को कंसिडर करें तो वो क्या होगी, फ्रॉग की पॉपुलेशन होगी। लेकिन बच्चों उसी पॉन्ड में फ्रॉग, फिशेज, एल्गी, एक्वाटिक प्लांट, इंसेक्ट सबको कलेक्टिवली कंसिडर करें तो वो फ्रॉग कम्युनिटी होगी। इसलिए पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू कम्युनिटी। पॉपुलेशन सेम स्पीशीज का ग्रुप है जबकि कम्युनिटी मल्टीपल स्पीशीज की पॉपुलेशन का असेंबलेज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास तीन तरीके की पॉपुलेशन होती हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और उनके कनेक्टिविटी के बेसिस पर इसकी पॉपुलेशन को डिस्कस किया है। लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन। ठीक है, लोकल पॉपुलेशन क्या होती है, लोकल पॉपुलेशन सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल का ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक लोकल एरिया में रहता है। ठीक है, सेम स्पीशीज का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है। एग्जाम्पल में देखिए, एक पर्टिकुलर पॉन्ड जिसमें हमारे लिविंग फ्रॉग्स रहते हैं। ये फ्रॉग्स एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल पैच ऑक्यूपाई करते हैं और फ्रिक्वेंटली आपस में इंटरेक्ट और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लोकल पॉपुलेशन को इकोलॉजी में कभी कभी हम लोग डीम भी कह देते हैं, स्पेशली जब ग्रुप में इंटरब्रीडिंग कॉमन हो तब उसे क्या कह देते हैं, डीम कह देते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें सिस्टर पॉपुलेशन की तो बच्चों सिस्टर पॉपुलेशन दो
या दो से ज्यादा नियर बाई लोकल पॉपुलेशन है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये एक लोकल पॉपुलेशन की जहां पर सेम स्पीशीज एक लोकल एरिया में रह रहे हैं, ये एक पॉपुलेशन है जहां पर सेम स्पीशीज एक लोकल एरिया में रह रहे हैं। तो दोनों जो हैं अपने नियर बाई जो पॉपुलेशन हैं उन्हें हम लोग सिस्टर पॉपुलेशन कह रहे हैं, जिनमें कुछ अमाउंट ऑफ इंटरब्रीडिंग या जीन फ्लो पॉसिबल होता है। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि कभी कोई इधर आ जाए या उधर चला जाए, तो कभी कभी हो सकता है। ठीक है। अगर रेनी सीजन में बच्चों फ्रॉग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकते हैं, तो इन पॉपुलेशन के बीच भी जीन फ्लो हो सकता है। जीन फ्लो का मतलब है कि इंडिविजुअल या गैमीट्स के मूवमेंट के थ्रू जीन्स का एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में ट्रांसफर होना। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करनी चाहूंगी कि जो सिस्टर पॉपुलेशन टर्म है, ये इकोलॉजी जो टेक्स्ट बुक है उनमें स्टैंडर्ड फॉर्मल कैटेगरी के रूप में यूज नहीं होती है, लेकिन इस स्लाइड में हमने इसका कुछ यूज नियर बाय एंड जेनेटिकली कनेक्टेड लोकल पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं मेटा पॉपुलेशन की। तो बच्चों, मेटा पॉपुलेशन लोकल पॉपुलेशन का एक नेटवर्क होता है। किसका? लोकल पॉपुलेशन का। ये लोकल पॉपुलेशन अलग अलग हैबिटेट पैचेस में रहती हैं, लेकिन माइग्रेशन या डिस्पर्सल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि एक लार्ज रीजन में बहुत सारे पॉन्ड हैं, एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे अलग अलग पॉन्ड है। हर पॉन्ड में जो है फ्रॉग स्पीशीज की एक लोकल पॉपुलेशन प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है एक ये लोकल पॉपुलेशन। अब कुछ फ्रॉग एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में माइग्रेट करते रहते हैं, कभी कोई यहाँ से चला गया, कभी कोई यहाँ से चला गया। कलेक्टिवली ये इंटरकनेक्टेड पॉपुलेशन एक मेटा पॉपुलेशन फॉर्म कर सकती है। मेटा पॉपुलेशन बच्चों कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम लोगों ने क्या किया कि सपोज मान लो कि एक पॉइंट क्या हो गया, ड्राई हो गया, क्या हो गया, ड्राई हो गया, और उस पॉइंट की लोकल फ्रॉग पॉपुलेशन एक्सटेंट हो गई। अगर बच्चों नियर बाई पॉइंट से फ्रॉग माइग्रेशन करके उस एम्प्टी पॉइंट को रिकॉलोनाइज कर दें, तो पॉपुलेशन वापस स्टेब्लिश हो सकती है। तो ये क्या है बच्चों हमारी, और जो उनके एक्सटेंशन का रिस्क है ना, वो भी उनके इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। तो बच्चों सपोज मानो कि ये क्या हुआ, हमारा एक जो पॉन्ड है ना वो ड्राई हो गया, और उस पॉन्ड की जो लोकल फ्रॉग पॉपुलेशन है वो एक्सटेंट हो गई। लेकिन बच्चों अगर नियर बाई पॉन्ड से फ्रॉग माइग्रेशन करके उस एम्प्टी पॉन्ड को रिकॉलोनाइज कर दें, तो पॉपुलेशन वापस एस्टेब्लिश हो सकती है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉलोनाइजेशन कहते हैं। मेटा पॉपुलेशन डायनेमिक्स में दो प्रोसेस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लोकल एक्सटेंशन और रिकॉलोनाइजेशन। जो हैबिटेट पैचेस के बीच कनेक्टिविटी मेंटेन होना स्पीशीज सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हो सकता है। ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई पॉपुलेशन एक्सटेंट हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ आएंगे, तो दोबारा रिकॉलोनाइजेशन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो वो हैं कि लोकल एक्सटेंशन भी हो सकता है और हमारा रिकॉलोनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अब बच्चों, पॉपुलेशन के बाद अब हम लोग बात करते हैं इकोलॉजिकल लेवल में। नेक्स्ट लेवल की वो क्या है इकोलॉजिकल हायरार्की में, वो है कम्युनिटी। बच्चों, कम्युनिटी में अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में साथ रहती हैं और आपस में इंटरेक्ट करती हैं। जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी में बच्चों हमारे ट्रीज होंगे, हर्ब्स, बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो सकते हैं। अब कम्युनिटी की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब बच्चों सिर्फ स्पीशीज की टोटल नंबर नहीं है, इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं। क्या? स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या है कि कम्युनिटी में कितनी डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है, कि एक कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट है। और जबकि स्पीशीज स्पीशीज इवननेस का मतलब है कि उन स्पीशीज के इंडिविजुअल कितने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कितना उनका जो नंबर है वो एक पर्टिकुलर उसमें कितना आसपास में है ना। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक कम्युनिटी ए है और एक कम्युनिटी बी है। कम्युनिटी ए में कितनी स्पीशीज हैं? 10 स्पीशीज हैं, और उनकी जो हर एक स्पीशीज है उसमें इंडिविजुअल जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में मिलते हैं। कि जैसे आप लोग ये देख रहे हैं ना कि एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज मान लो कि इसमें ये 10 हैं, स्पीशीज 10 हैं अलग अलग। ठीक है। अब इसके अंदर 5 ही बटरफ्लाई मिल रही हैं,
5 डियर मिल रहे हैं, 4 ये वो मिल रही हैं, तो मतलब आसपास में इनका नंबर है, ठीक है। जबकि कम्युनिटी बी में भी 10 स्पीशीज है, लेकिन एक स्पीशीज जो एक ये स्पीशीज है, ये इन टोटल स्पीशीज का केवल 90% रिप्रेजेंट करती है। कितना? केवल 90%, ठीक है। मतलब इनका जो नंबर है ना, बहुत वेरिएशन है, कि अगर ये 10 होंगी ना, तो ये हो सकता है 2 हो, ये हो सकता है 4 हो, तो इनके नंबर में बहुत। तो दोनों कम्युनिटीज की जो बच्चों स्पीशीज रिचनेस है ना, वो तो सेम हो सकती है, लेकिन इवननेस डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों में 10-10 स्पीशीज थी। समझ रहे हैं आप लोग? जनरली जो हाई रिचनेस और हाई इवननेस वाली कम्युनिटी की डाइवर्सिटी हायर होती है, ठीक है। किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होती है? जहां पर रिचनेस भी ज्यादा हो और इवननेस भी ज्यादा हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डोमिनेंस की। कम्युनिटी में वन और फ्यू स्पीशीज का नंबर, बायोमास, कवरेज या इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस पर डोमिनेंट हो सकती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ये डेफिनेशन तो आप लोगों को थोड़ा याद रखने के लिए होती है, ठीक है। किसी फॉरेस्ट में बच्चों साल ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा अबंडेंट हैं, या उनका सबसे ज्यादा बायोमास वाले ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चों साल होगा ना, वो डोमिनेंट स्पीशीज के रूप में डिस्क्राइब किया जाएगा। जैसे ग्रासलैंड में सर्टेन ग्रास स्पीशीज डोमिनेंट हो सकती है। डोमिनेंस का मतलब ये नहीं है कि बाकी स्पीशीज अनइम्पॉर्टेंट है। डोमिनेंट स्पीशीज मतलब जो कम्युनिटी है उसकी अपीयरेंस, रिसोर्स अवेलेबिलिटी और माइक्रो क्लाइमेट पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाल सकती है, कि उनका बायोमास भी ज्यादा होगा, उनका नंबर भी ज्यादा होगा, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल रही हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग उसे डोमिनेंट कहेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे जो हैं उनको हम लोग अनइम्पोर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, बट वो ज्यादा डोमिनेंट है, उनका नंबर हो सकता है ज्यादा हो, वो ज्यादा बायोमास हो, या वो ज्यादा एरिया में अवेलेबल हो, और वो कुछ ज्यादा ही अच्छा इन्फ्लुएंस डाल रही हूँ, है ना। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन की। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है कि स्पीशीज के हैबिटेट में वर्टिकल, डिफरेंट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर हम लोग फॉरेस्ट में बात करें तो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन कॉमनली देखा जाता है। जैसे देख सकते हो आप लोग, टॉप पर जो होते हैं हमारे अमर्जेंट या अपर कैनोपी ट्रीज हो सकते हैं, उसके नीचे लोअर कैनोपी ट्रीज, फिर श्रब, फिर हर्ब्स, और ग्राउंड के पास, ये ग्राउंड के पास में कौन सी है? हमारी हर्ब वाली लेयर है। अलग अलग लेयर में बच्चों लाइट की इंटेंसिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और विंड कंडीशंस अलग अलग होंगी, इसलिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग स्ट्रेटा ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझें, तो जो हमारे कुछ बर्ड्स हैं ना बच्चों, वो हमारे जो हैं, जो मेनली कहाँ पर फीड करते हैं? हमारे कैनोपी में फीड करते हैं। जबकि जो कुछ श्रब्स में वो क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर पर एक्टिवेट होते हैं। तो जो बच्चों स्ट्रेटिफिकेशन रिसोर्स पार्टीशनिंग में भी हेल्प करता है और कंपटीशन भी रिड्यूस करती है। अब आप लोग कहेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होती है? धीरे धीरे हम लोग सब चीजों के बारे में आगे डिटेल में कवर करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि स्ट्रेटिफिकेशन हमारा जो है कंपटीशन को भी कम करता है और हमारा रिसोर्स पार्टीशनिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब हम लोग जो है इकोसिस्टम में अलग अलग इकोलॉजिकल जोन्स को समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे बच्चों, सबसे पहला जो हमारा लेक स्ट्रेटिफिकेशन में जो सबसे पहला जोन है, इसे हम लोग लाइट पेनिट्रेशन के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे टॉप पर है वो है लिटोरल जोन, फिर लिम्नेटिक जोन, फिर प्रोफंडल जोन। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटोरल जोन की। लिटोरल जोन कहाँ पर होता है बच्चों? लेक के शोर के पास जो शैलो रीजन होता है ना, जो शैलो रीजन होता है ना, साइड साइड का रीजन होता है, उसे हम लोग लिटोरल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटोरल। यहाँ सनलाइट लेक के बॉटम तक पहुंच सकती है। देख रहे हो आप लोग यहाँ बिल्कुल, क्योंकि मालूम है कि साइड का एरिया है, वहां पे नीचे जो है मिट्टी भी होगी, और वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे से लाइट वहां तक पहुंच सकती है। सनलाइट की अवेलेबिलिटी की वजह से जो रूटेड एक्वाटिक प्लांट, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर अबंडेंट होते हैं। या इंसेक्ट, स्नेल, एम्फीबियन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं। लिटोरल जोन यूजुअली लेक का हाईली रिप्रोडक्टिव रीजन होता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो स्पेशली प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा बायोमास का फॉर्मेशन, ठीक है। शैलो वाटर, लाइट अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिएंट इनपुट की वजह से बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी बच्चों? हमारे
लिटोरल जोन में होगी। ठीक है, उसके बाद में आता है लिम्नेटिक जोन। ये हमारे शोर के अवे ओपन वाटर रीजन होता है। ये पूरा एरिया जो होता है ना, ये कौन सा होता है, हमारा लिम्नेटिक जोन होता है, जहां पर सफिशियंट सनलाइट पेनिट्रेट करती है। ठीक है, इस जोन को वेल लिट ओपन वाटर जोन भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे फाइटोप्लैंक्टन मेनली प्रोड्यूसर्स होते हैं। जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करते हैं और फिशेस प्लैंक्टन या स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को फीड कर सकती हैं। लिम्नेटिक जोन का लोअर बाउंड्री लाइट पेनिट्रेशन पर डिपेंड करता है। जिस डेप्थ के बाद बच्चों फोटोसिंथेसिस इफेक्टिव नहीं रह पाती, उसके बाद डीपर जोन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लिटोरल जोन में पूरी सनलाइट पेनिट्रेट कर रही थी, लिम्नेटिक में कुछ एरिया तक हमारी सनलाइट पेनिट्रेट करती है और उसके बाद में नहीं करती है। अब जहां पर लाइट नहीं पहुंच रही है वो कौन सा जोन है हमारा बच्चों, डीप वाटर रीजन होता है। जहां लाइट नहीं होती है उसे हम लोग प्रोफंडल जोन कहते हैं। लाइट लिमिटेशन की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है अपर जोन से सेटल हो सकता है। यहाँ पर हम लोगों को बैक्टीरिया और दूसरे डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। ठीक है, और इसके अलावा एक यहाँ पे एक एडिशनल बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो लेक के बॉटम जो सेडिमेंट रीजन होता है ना, उसे हम लोग बेंथिक जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बेंथिक जोन भी कहते हैं। ठीक है, तो लिटोरल में पूरी सनलाइट और ये साइड का एरिया शैलो एरिया, लिम्नेटिक हमारा बीच का एरिया जहां पर हमारी थोड़ी बहुत सनलाइट पेनिट्रेट करेगी, और प्रोफंडल जोन में बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसे इसके नीचे जो सेडिमेंट्री वाला एरिया होता है इसे हम लोग बेंथिक जोन भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब बच्चों हम लोग पूरे लेक्चर को क्विकली समराइज करते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी कि एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग होता है, जैसे कि एक टाइगर, एक रैबिट या एक प्लांट। नेक्स्ट लेवल है स्पीशीज। स्पीशीज सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो नेचुरल कंडीशन में इंटरब्रीड करके कैसे ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल का ग्रुप है, किसके, सेम स्पीशीज का, जो एक सेम जोग्राफिकल एरिया में सेम टाइम पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है बच्चों, कम्युनिटी। कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है और इंटरेक्ट करती है। अब हम लोग ने कम्युनिटी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ने स्पीशीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस और स्ट्रेटिफिकेशन को समझा था। स्पीशीज डाइवर्सिटी कम्युनिटी में स्पीशीज रिचनेस और इवननेस को रिप्रेजेंट करती है। डोमिनेंस में वन और फ्यू स्पीशीज कम्युनिटी पर कंपैरेटिवली ग्रेटर इन्फ्लुएंस शो करती हैं। स्ट्रैटिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म डिफरेंट लेयर या जोन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी लेक इकोसिस्टम की, जिसमें हमने लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन को डिस्कस किया था। लिटोरल जोन शैलो सोर रीजन है, लिम्नेटिक जोन ओपन सनलिट वाटर जोन है और प्रोफंडल जोन हमारा डीपर है और लो लाइट रीजन है। अब इस हायरार्की को हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या, ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, और इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, हमारा इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी मैं क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिएगा, नहीं आए तब मेरा आंसर देखिएगा, सुनिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो स्पीशीज, डिफाइंड स्पीशीज क्या होती हैं, जल्दी से बताओ क्या होती हैं, लिखो अपनी कॉपी में आंसर क्या होता है या बोलकर जल्दी से रिकॉल करो। ठीक है, मैं भी बताती हूँ। स्पीशीज ऑर्गेनिज्म का बच्चों एक ऐसा ग्रुप है जिसके मेंबर्स नेचुरल कंडीशंस में आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज एंड पॉपुलेशन। तो बच्चों स्पीशीज ऑर्गेनिज्म के ब्रॉड बायोलॉजिकल ग्रुप है जिसके मेंबर्स इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि पॉपुलेशन सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल का लोकल ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर रहता है। अगर हम लोग इसमें एक एग्जांपल लें तो सारे टाइगर्स कलेक्टिवली टाइगर स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रणथंबोर नेशनल पार्क में प्रेजेंट टाइगर की एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सारे टाइगर्स एक ही स्पीशीज के हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क में वहां के उसके वो पॉपुलेशन करते हैं। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, कीस्टोन स्पीशीज बच्चों हमारी वो स्पीशीज हैं जिसका इकोसिस्टम या कम्युनिटी पर इफेक्ट उसकी अबंडेंस के कंपैरिजन में डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज होता है। उसके मतलब नंबर के कंपैरिजन में उसका इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। अगर हमने उस स्पीशीज को रिमूव करने पर कम्युनिटी स्ट्रक्चर और फूड वेब में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है,
इसको एक एग्जांपल से समझिए कि टॉप प्रेडेटर जो प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करके वेजिटेशन और कंप्लीट फूड वेब को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटा पॉपुलेशन? मेटा पॉपुलेशन क्या होती है? तो बच्चों मेटा पॉपुलेशन सेम स्पीशीज की मल्टीपल लोकल पॉपुलेशन का नेटवर्क है जो अलग अलग हैबिटेट पैचेस में रहती है लेकिन माइग्रेशन या डिस्पर्सल के थ्रू कनेक्टेड होती है। एग्जाम्पल याद करो कि अलग अलग पॉन्ड में अलग अलग फ्रॉग की पॉपुलेशन है जिनके बीच फ्रॉग माइग्रेट कर सकते हैं और कलेक्टिवली ये क्या बनाते हैं बच्चों? मेटा पॉपुलेशन बनाते हैं। अब लेक स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? लेक स्ट्रेटिफिकेशन बच्चों अगर हम लोग लेक की बात करें तो उसमें 3 जोन होते हैं, लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन्स। लिटोरल जोन शोर के पास शैलो और वेल लिट रीजन होता है। लिम्नेटिक जोन ओपन वाटर या सनलिट रीजन होता है जहां प्लैंकटन और फिशेस प्रेजेंट होते हैं। प्रोफंडल जोन डीपर रीजन होता है जहां लाइट बहुत कम होती है और फोटोसिंथेसिस लिमिटेड होती है या होती ही नहीं है, ये कहेंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चंस आप लोगों को एक बार लिखने हैं और अगर लिख पाए हैं आप लोग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार लेक्चर को फिर से देखिए। ठीक है, चलिए, चलो ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने आज इसी के साथ में अपना ये लेक्चर पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हमने स्पीशीज के डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया को समझा, स्पीशीज के ब्रीड के बीच का डिफरेंस डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने एंडेमिक, कीस्टोन और क्रिटिकल लिंक स्पीशीज का कॉन्सेप्ट समझे, फिर पॉपुलेशन की डेफिनेशन, लोकल पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन को डिस्कस किया। हमने पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बीच के डिफरेंस को क्लियर किया और हमने कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक और लेक इकोसिस्टम के डिफरेंट जोन्स को भी स्टडी किया। आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो। लेक्चर को रिवाइज करने के लिए लास्ट स्लाइड के प्रैक्टिस क्वेश्चन को खुद आंसर करने की कोशिश करें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो बच्चों लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बायोलॉजी पाठशाला बाई जूही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।